हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। आज का जो टॉपिक है वह फंडामेंटल राइट से संबंधित है। इसमें हम मौलिक अधिकारों के संबंध में डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों या यूनिवर्सिटी एग्जाम से क्यों ना हो। फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्वेश्चंस जनरली पूछ लिए जाते हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो एक बेसिक सा प्रश्न उठता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। तो मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन यापन के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। यानी ये वे अधिकार हैं जिसके बिना किसी भी व्यक्ति की जिंदगी सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकती। या ये कहें कि मौलिक अधिकार यदि आप किसी व्यक्ति से छीन लेंगे तो उसकी जिंदगी नहीं रह जाएगी, यानी वो नरक तुल्य हो जाएगी। उसे ऐसा फील होगा कि वह स्वतंत्र होते हुए भी मानो स्वतंत्र नहीं है, मानो वह जेल में हो। और जेल में व्यक्ति की ज़िंदगी कैसी होती है कि उसके सभी मौलिक अधिकारों पर या जो फंडामेंटल राइट्स हैं या जो जीवन जीने के अधिकार हैं उन पर रोक लगा दी जाती है। ना तो उसके पास घूमने फिरने की स्वतंत्रता रहती है, ना ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है, ना ही व्यवसाय की स्वतंत्रता रहती है, ना ही नौकरी की या जीवन में प्रोग्रेस करने की स्वतंत्रता रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि मौलिक अधिकारों के बिना व्यक्ति की जिंदगी सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकती है। और यही कारण है कि जीविकोपार्जन से संबंधित अधिकार हो या नौकरी व्यवसाय से संबंधित हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, कहीं भी आने जाने से संबंधित स्वतंत्रता हो, ये सभी अधिकार यदि किसी व्यक्ति के पास हैं तो वह अपना जीवन सुचारू रूप से संचालित कर सकता है, अन्यथा उसका जीवन नरक तुल्य या जेल में रहने जैसा हो जाएगा। यही कारण है कि मौलिक अधिकारों को प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। प्राकृतिक अधिकार क्यों है ये? क्योंकि इनके बिना ये वे प्राकृतिक अधिकार हैं, नैसर्गिक अधिकार हैं, क्योंकि ये वे अधिकार हैं जिनके बिना व्यक्ति सुचारू रूप से सहज जीवन, स्वतंत्र जीवन यापन नहीं कर सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जीवन यापन के लिए ये आवश्यक अधिकार हैं, प्राकृतिक एवं नैसर्गिक हैं। यहाँ तक कि ये व्यक्ति के अस्तित्व की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। इन्हें कोई पब्लिक नहीं छीन सकती, इन्हें सरकार भी नहीं छीन सकती, यानी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि ये वे अधिकार हैं जो कि व्यक्ति के अस्तित्व के संरक्षण के लिए आवश्यक हैं, जीवन यापन के लिए, जीवन अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। और यही कारण है कि इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा गया है, मौलिक अधिकार कहा गया है। यह जीवन यापन से संबंधित है और यही कारण है कि संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता को भी समाहित किया गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से संबंधित है और ये वे अधिकार हैं जो कि देश में समुचित व्यवस्था बनाए रखने में सहयोगी हैं तथा राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। तो जो मौलिक अधिकार हैं वे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर जो तानाशाही होती है उसको मर्यादित करते हैं, उसको सीमित करते हैं। और इन प्रावधानों के बिना किसी भी व्यक्ति के जीवन की कल्पना सहज नहीं की जा सकती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार मूल इसलिए हैं या मौलिक इसलिए हैं क्योंकि ये व्यक्ति के ऑलराउंड डेवलपमेंट के संदर्भ में बात करते हैं, चाहे उसका भौतिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, नैतिक हो, आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, यानी सब प्रकार के विकास के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, इनका स्रोत क्या है? तो हमें पता होना चाहिए। एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं या किस देश के संविधान से संबंधित हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में इनका विवरण मिलता है। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि अधिकार को फ्रांसीसी भाषा में क्या कहते हैं? तो अधिकार को फ्रांसीसी भाषा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा।
तो जो मैग्ना कार्टा शब्द है यह फ्रांसीसी भाषा से संबंधित है, ये हम सभी को पता है। तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कई बार पूछ लिया जाता है कि संविधान के भाग 3 को भारत का क्या कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या फिर इस तरह से भी पूछा जाता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। और मौलिक अधिकारों के संबंध में ये बात भी जानने योग्य है कि इन्हें सस्पेंड या निलंबित किया जा सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए ही इनका निलंबन किया जा सकता है। और निलंबन का अधिकार ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति कर दे। निलंबन का जो अधिकार है, सस्पेंड करने का जो अधिकार है, वह केवल राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्राप्त है। और वो भी ये नहीं कि जब उनका मन हुआ तब कर दिया, वह किसी विशेष आपातकालीन स्थिति में, चाहे वो आंतरिक युद्ध की स्थिति हो या विदेशी आक्रमण की स्थिति हो या कोई आंतरिक संकट खड़ा हो गया हो राज्यों के मध्य, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है, लेकिन कुछ विशेष अधिकारों को छोड़कर। अब हम ये जान लेते हैं कि संविधान के द्वारा कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये 7 है मुख्य रूप से कि समता का अधिकार 14 से 18 तक, यानी जो समता का अधिकार है वह 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक डिस्कस किया गया है, या ये कहें कि इसे संविधान में स्थान दिया गया है। और जो दूसरा अधिकार है वह स्वतंत्रता का अधिकार है, और ये 19 to 22 यानी अनुच्छेद 19 से 22 तक इसको संविधान में विवेचित किया गया है। जो तीसरा अधिकार है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और इसको अनुच्छेद 23 से 24 के मध्य डिस्कस किया गया है या संविधान में इसे स्थान दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 to 28 है, और जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है वह आर्टिकल 29 to 30 है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में वर्णित है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में विवेचित किया गया है। यद्यपि ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक अधिनियम द्वारा यानी 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इस तरह से फिलहाल 6 मौलिक अधिकार हम सभी को प्राप्त हैं या संविधान में इनको स्थान दिया गया है। मूल अधिकारों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताओं के संबंध में यदि हम डिस्कस करें तो कुछ मामलों को छोड़कर इनमें से जो ज़्यादातर अधिकार हैं वे राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ हैं, यानी राज्य की मनमानी पर अंकुश लगाते हैं, राज्य को तानाशाही बनने से रोकते हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण करते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें से कुछ अधिकार नकारात्मक विशेषताओं वाले भी होते हैं, जो राज्य के प्राधिकार है, राज्य का जो प्राधिकार है या जो अधिकार है उसको सीमित करने से संबंधित होते हैं, यानी राज्य की मनमानी पर अंकुश लगाते हैं। और कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो कि व्यक्ति के लिए पूर्ण रूप से सकारात्मक है, यानी व्यक्तियों की को जो व्यक्ति है उनको विशेष सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित होते हैं। इनमें एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जो मौलिक अधिकार हैं वे न्यायोचित हैं। ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जबकि इनका उल्लंघन किया जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जब भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन या उल्लंघन होता है या उन पर रोक लगाई जाती है तो उस व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह उच्चतम न्यायालय में जाकर या जो कोर्ट है वहाँ पर जाकर अपने अधिकारों के संबंध में संरक्षण प्राप्त कर सकता है। जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया था कि जो उच्चतम न्यायालय है यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वह जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी देता है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उसे वहाँ पर संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अच्छा, ये बात जो अभी मैंने एक्सप्लेन की थी उसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें तो आपको समझने में आसानी रहेगी कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान कुछ विशेष अधिकारों को छोड़कर या कुछ खास अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित है।